हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे डिबेंचर्स। ठीक है, डिबेंचर्स के बेसिक कंसेप्ट समझेंगे। सबसे पहली चीज तो डिबेंचर्स होते क्या हैं। ठीक है, डिबेंचर्स और शेयर्स आपने पहले पढ़े होंगे। शेयर्स और डिबेंचर्स में क्या फर्क होता है। जो शेयर्स होते हैं वो एक तरीके से दोनों चीजें पब्लिक में इशू होती हैं। ठीक है, डिबेंचर्स भी पब्लिक में इशू किए जाते हैं, शेयर्स भी पब्लिक में इशू किए जाते हैं। जो शेयर्स होते हैं वो एक तरीके से ऑनरशिप देते हैं। ठीक है, ऑनरशिप। और जो डिबेंचर्स होते हैं वो एक तरीके का लोन होता है। ठीक है, लोन या तो कंपनी को लोन कहां से मिलता है, या तो कंपनी को बैंक से लोन मिलता है। ठीक है, बैंक अगर लोन नहीं देता है तो कंपनी को लोन पब्लिक से मिलता है। ठीक है, तो जो पब्लिक से लोन मिलता है उसी को हम डिबेंचर कहते हैं। ठीक है, समझ आ रहा होगा। जो डिबेंचर्स हैं वो अगर इजी वे में समझे जाए, इट इज अ डॉक्यूमेंट। वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट ऑफ लोन टेकन फ्रॉम पब्लिक। ठीक है, पब्लिक से लिया गया लोन है वो। तो जो डिबेंचर्स हैं, डिबेंचर्स में दो वर्ड्स आपको सुनने को मिलेंगे। एक तो देखिए डिबेंचर्स, डिबेंचर्स डिबेंचर्स क्या होते हैं, इशू किए जाते हैं। सबसे पहली चीज, डिबेंचर्स को इशू किया जाता है पब्लिक में। जब भी किसी कंपनी को पैसे की जरूरत होती है तो डिबेंचर्स पब्लिक में इशू करते हैं। ठीक है, तो इशू समझ में आ रहा होगा। पब्लिक में इशू करने से पैसा मिलता है कंपनी को। ठीक है, पब्लिक पैसा देती है। और रिडम्पशन क्या होता है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, जब वो पैसा पब्लिक को वापस कर दिया जाता है। ठीक है, वो रिडम्पशन होता है। तो आपने देखा होगा किसी भी डिबेंचर के क्वेश्चंस में डिबेंचर्स के आगे मुंह पे जो है परसेंटेज लिखी होती है, जैसे 9% डिबेंचर्स, 15% डिबेंचर्स। ये जो परसेंटेज लगी होती है इसके आगे मुंह पे 15%, 9%, 10%, कुछ भी परसेंटेज हो सकती है। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। ठीक है, जैसे लोन पर इंटरेस्ट होता है ऐसे ही डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट देना होता है। ठीक है, जिस समय ये पैसा चुका दिया जाता है उसको रिडम्पशन कहते हैं। ठीक, तो आपको समझ आई होगी इतनी बात। अब ये जो चैप्टर है ये है इशू ऑफ डिबेंचर्स। पहले हम डिबेंचर्स इशू करना सीखेंगे, बाद में रिडीम करना सीखेंगे। ठीक है, तो डिबेंचर्स को इशू करने के तरीके क्या होते हैं। पहले तो टाइप ऑफ इशू। ठीक है, 3 टाइप से इशू करते हैं हम डिबेंचर्स को, 3 टाइप से। नंबर 1 एट पार, नंबर 2 एट प्रीमियम, नंबर 3 एट डिस्काउंट। ठीक है, एक एट पार पे इशू होते हैं डिबेंचर्स, दूसरा एट प्रीमियम पे इशू होते हैं, और तीसरा एट डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट पे भी इशू होते हैं। एट पार का मतलब क्या हुआ, उसकी फेस वैल्यू है। मान लो 100 रुपए का एक डिबेंचर है, तो 100 रुपए का अगर 100 रुपए पर ही इशू हुआ है तो वो एट पार इशू हुआ है। ठीक है, 100 रुपए का डिबेंचर है, कॉस्ट जो उसकी है, कीमत जो है वो 100 रुपए है एक डिबेंचर की। तो अगर वो 100 रुपए पे ही इशू किया है तो वो एट पार पे इशू किया है। ठीक है, अगर वो 100 रुपए का डिबेंचर 110 पे इशू किया है, वो कब किया जाता है, जब कंपनी की गुडविल इतनी अच्छी हो, उसकी डिमांड जो है डिबेंचर्स की बहुत ज्यादा हो, पब्लिक कह रही हो मुझे दो, है ना। तो डिबेंचर्स की कीमत हाई होती है। ठीक है, उसकी फेस वैल्यू से ज्यादा उसकी कीमत होती है। यानी 100 रुपए का डिबेंचर 110 पे बिकता है, 100 रुपए का डिबेंचर 105 पे बिकता है। तो जो 5 या 10 रुपए ऊपर के हैं दैट इज प्रीमियम। ठीक है, कभी किसी कंपनी की मान लो वैल्यू कम है मार्केट में, डिबेंचर कोई खरीदना नहीं चाहता है, तो कंपनी क्या कहेगी, भाई 100 रुपए का डिबेंचर है 90 में ले लो, 95 में ले लो। ठीक है, तो 5 रुपए या 10 रुपए जो है वो क्या होते हैं, वो डिस्काउंट के होते हैं। ठीक है, तो होप आपको समझ आ रहा होगा कि 3 कंडीशंस होती हैं डिबेंचर्स को इशू करने की। एट पार 100 रुपए का 100 रुपए में, एट प्रीमियम 100 रुपए का 110 में, एट डिस्काउंट 100 रुपए का 90 या 95 में। ठीक है, अब क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो बेसिक कंसेप्ट्स बताता हूं इसको सॉल्व करने के। मान लो 1 लाख डिबेंचर्स मान लो इशू किए गए हैं। ठीक है, 1000 डिबेंचर्स हैं मान लीजिए, और 100 रुपीज का एक डिबेंचर है। ठीक है, 1000 डिबेंचर्स कंपनी ने इशू किए हैं और 100 रुपीज का एक डिबेंचर है। तो कंपनी को टोटल पैसा कितना मिलना है इससे, पूरा 1 लाख रुपया कंपनी को पब्लिक से मिल जाएगा। ठीक है,
लेकिन ये जो 100 रुपए हैं कंपनी एक साथ नहीं मांगती है, ठीक है। वो ये कहती है कि मान लो 20 रुपए, मान लो 25 रुपए मांग ले 4 बार में, बोले अप्रैल में जो है 25 रुपए दे दो, ठीक है, मई में 25 रुपए दे दो, तो इसके टुकड़े कर, इंस्टॉलमेंट में ये पैसा मांगा जाता है। ये 100 रुपीज भी इंस्टॉलमेंट में मांगा जाता है। 25 करके भी हो सकता है, 20 30 करके भी हो सकता है, ठीक है। तो ये ज्यादा से ज्यादा 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में ये मांगा जाता है। तो देखो, सबसे पहले जो इंस्टॉलमेंट होती है उसका नाम होता है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो होती है वो होती है एप्लीकेशन। ठीक है, पहले सबसे पहले तो अप्लाई करेंगे, ठीक है, पब्लिक अप्लाई करेगी, तो सबसे पहले एप्लीकेशन। जो दूसरी इंस्टॉलमेंट होती है उसको अलॉटमेंट कहा जाता है, ठीक है। पहले पब्लिक अप्लाई करती है, फिर कंपनी उनको अलॉट करती है। तो फर्स्ट जो इंस्टॉलमेंट होती है उसको हम एप्लीकेशन के नाम से जानते हैं। सेकेंड जो इंस्टॉलमेंट होती है उसको हम अलॉटमेंट के नाम से जानते हैं। थर्ड जो इंस्टॉलमेंट होती है उसे हम फर्स्ट कॉल के नाम से जानते हैं, ठीक है। और फोर्थ जो इंस्टॉलमेंट होती है उसे हम सेकेंड कॉल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये 4 इंस्टॉलमेंट में पैसा मांगा जा सकता है। अब ये प्रीमियम पे और डिस्काउंट पे, जब एट पार पे होती है तब तो कोई दिक्कत नहीं। जब प्रीमियम या डिस्काउंट पे इशू होते हैं डिबेंचर्स, तो जो प्रीमियम का अमाउंट है 5-10 रुपए या जो डिस्काउंट का अमाउंट है 5-10 रुपए, वो कहाँ मांगा जाता है? या तो क्वेश्चन में कहा जाएगा कि वो एप्लीकेशन के टाइम पे दो या अलॉटमेंट के टाइम पे दो, ठीक है। जो प्रीमियम और डिस्काउंट है वो कहाँ सेटल होगा वो अमाउंट, या तो क्वेश्चन में कहा जाएगा कि एप्लीकेशन में करो इसे सेटल, अलॉटमेंट में करो, ठीक है। और अगर नहीं कहा जाता है तो हमेशा ध्यान रखना वो अलॉटमेंट में सेटल होगा, चाहे प्रीमियम हो चाहे डिस्काउंट हो। जब क्वेश्चन साइलेंट हो तो आपको अलॉटमेंट में सेटल करना है, ठीक है। समझ आ रहा होगा? तो अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसके लिए एक टेबल बनाना सीखो, ठीक है। टेबल बना के क्वेश्चन इजी हो जाता है, ठीक है। कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, सब टेबल बनानी सीख जाएंगे तो आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं है, जर्नल एंट्रीज रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी आपको टेबल देख के लग रहा होगा कि ये क्या बना दिया, ठीक है। अब आपको समझ आएगा कि ये मैंने कॉलम्स इतने डिवाइड कैसे करें। तो सबसे पहला जो कॉलम है, कॉलम नंबर 1, इस कॉलम में हमें क्या लिखना होता है? जितने भी डिबेंचर्स इशू किए हैं कंपनी ने, ठीक है। सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं, 1000 डिबेंचर्स हैं एट द रेट ऑफ 100 ईच, 100 रुपए का एक डिबेंचर है, ठीक है। एग्जाम्पल लेता हूं, ठीक है। देखो अब मैं यहां क्या लिखूंगा? 1000 डिबेंचर्स, यहां लिखूंगा 1000 डिबेंचर्स इशूड एट द रेट ऑफ 100 ईच, ठीक है। यहां मुझे क्या लिखना है? जितने भी डिबेंचर इशू किए गए हैं और उसका रेट कितना है वो मुझे इस कॉलम में लिखना है, ठीक है। इस कॉलम में एप्लीकेशन मनी मैंने आपको बताया, सबसे पहला एप्लीकेशन का होता है, सेकंड अलॉटमेंट, थर्ड क्या होता है? फर्स्ट कॉल, फोर्थ क्या होता है? सेकंड कॉल, ठीक है। इसलिए मैंने यहां 5 कॉलम्स बनाए हैं। 4 इंस्टॉलमेंट में लिया जाना है तो 5 कॉलम, 3 इंस्टॉलमेंट में लिया जाना है तो 4 कॉलम्स, ठीक है। अब ये जो 2 रोज हैं, इन 2 रोज में क्या है? जो रो नंबर 1 होती है ये होती है ड्यू, अमाउंट ड्यू, और जो सेकेंड रो होती है ये अमाउंट रिसीव की होती है, ठीक है। ध्यान रहेगा, जो फर्स्ट रो है वो ड्यू की, ठीक है। होता क्या है, हम भाई हमने कंपनी को अप्लाई किए हैं कुछ चीज, तो हम पे ड्यू भी तो होगी, ड्यू होगी तभी रिसीव करेंगे, ठीक है। तो एक कॉलम ड्यू का बनेगा और एक कॉलम रिसीव का बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहली जो एंट्री होती है वो इसकी होती है, इस कॉलम की, ठीक है। पहली एंट्री यानी रिसीव की, सबसे पहले कंपनी को पैसा पब्लिक
एप्लीकेशन के समय पे जब पैसा देगी पब्लिक तभी तो माना जाएगा ना कि अप्लाई किया है। बिना पैसे के मैं कहूँ मुझे 1000 डिबेंचर्स चाहिए तो कंपनी क्यों मानेगी? जब तक मैं एप्लीकेशन का पैसा नहीं दूंगा तब तक वो अप्लाई नहीं माना जाता है। ठीक है, जो एप्लीकेशन का मनी है, सपोज मैं कह दूं 25-25 रुपए 4 बार में मांग लिए, एक एग्जांपल। ठीक है, तो 25 रुपए एप्लीकेशन पे मांग लिए, 25 रुपए अलॉटमेंट में मांग लिए, 25 रुपए सेकेंड कॉल पे मांग लिए, 25 रुपए फाइनल कॉल पे मांग लिए। ठीक है, समझ आ रहा होगा टेबल को किस तरीके से बना रहा हूं मैं। तो नंबर 1 जो एंट्री होती है वो रिसीव की होती है। ठीक है, सेकेंड एंट्री इसकी होगी, ड्यू की, फिर थर्ड एंट्री इसकी, फोर्थ एंट्री इसकी, फिफ्थ फिर ड्यू, फिर रिसीव, फिर ड्यू, फिर रिसीव। ठीक है, तो पहली एंट्री बस हमेशा ध्यान रखना है, पहली रिसीव की, दूसरी ड्यू की, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, क्या जर्नल एंट्रीज होनी है वो भी मैं बताऊंगा। पहले तो आप इनका किस सीरियल वाइज एंट्री करनी है। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, पहला कॉलम ड्यू का है, दूसरा रिसीव का है। हमेशा ध्यान रखना जब भी कंपनी को पैसा मिलता है तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? बैंक अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है, जब भी किसी को भी मुझे पैसा मिले तो क्या करूंगा? बैंक अकाउंट डेबिट करूंगा। कंपनी को पैसा मिले, कंपनी क्या करेगी? बैंक अकाउंट को डेबिट करेगी। ठीक है, तो हमेशा रिसीव के कॉलम में क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट होगा। यानी इस एंट्री में भी बैंक अकाउंट डेबिट होगा, इस एंट्री में भी बैंक अकाउंट डेबिट होगा, इस एंट्री में भी बैंक अकाउंट डेबिट होगा, इस एंट्री में भी बैंक अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है, तो चलो कर देते हैं, इसमें बैंक अकाउंट डेबिट कर देते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट इसमें भी होगा, बैंक अकाउंट डेबिट इसमें भी होगा, और बैंक अकाउंट डेबिट इसमें भी होगा। तो हमें ये तो पता चल गया इन चारों कॉलम में बैंक अकाउंट डेबिट होना है। तो क्रेडिट क्या होना है? क्रेडिट क्या होना है? क्रेडिट हमेशा ये होगा। ठीक है, इस कॉलम में क्रेडिट क्या होगा? ये होगा। इस कॉलम में क्रेडिट क्या होगा? ये होगा। इस कॉलम में क्रेडिट क्या होगा? ये हो गया। आई बात समझ में? तो इसको हम क्या कहते हैं? खाली एप्लीकेशन ना कह के डिबेंचर एप्लीकेशन कहेंगे। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। यहां क्या कहेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट। ठीक है, यहां क्या कहेंगे? टू फर्स्ट कॉल। यहां क्या कहेंगे? टू सेकेंड कॉल। तो जर्नल एंट्री आपको समझ आ गई। पहली जर्नल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, फोर्थ जर्नल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट, सिक्स्थ एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल, एट्थ एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू सेकेंड कॉल। अब बात आती है इन एंट्रीज की, नंबर 2, 3, 5 और 7 जर्नल एंट्रीज। ठीक है, ड्यू के केस में क्या होता है? इन सब केसेस में डिबेंचर्स को क्रेडिट किया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि देखो यहां पे हमने क्या किया? डिबेंचर एप्लीकेशन को डेबिट किया है। ठीक है, तो अब यहां पे क्या होगा? डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट होगा। देखो यहां पे इस एंट्री में हमने बैंक अकाउंट डेबिट किया है और डिबेंचर एप्लीकेशन को क्रेडिट किया है, तो यहां डिबेंचर एप्लीकेशन क्रेडिट हुआ है, तो यहां पे डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट होंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट होगा। ठीक है, यहां डिबेंचर अलॉटमेंट डेबिट हुआ है, यहां पे डिबेंचर अलॉटमेंट क्रेडिट हुआ है, डिबेंचर अलॉटमेंट यहां पे, तो यहां डिबेंचर अलॉटमेंट डेबिट होगा। यहां फर्स्ट कॉल क्रेडिट हुई है, यहां फर्स्ट कॉल डेबिट होगी। यहां सेकंड कॉल क्रेडिट हुई है, यहां सेकंड कॉल डेबिट होगी। तो क्रेडिट क्या होगा? इन चारों एंट्रीज में क्रेडिट क्या होगा? यहां हमेशा ध्यान रखना, जैसे मैंने कहा था इन सारे कॉलम्स में बैंक अकाउंट को डेबिट करना है, यहां सारे कॉलम्स में डिबेंचर कैपिटल क्रेडिट होती है, टू डिबेंचर्स कह देते हैं। ठीक है, टू डिबेंचर्स अकाउंट। तो ठीक है, टू डिबेंचर्स अकाउंट। तो ये जर्नल एंट्री क्या होगी? डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट,
फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, होप आप लोगों को समझ आया होगा टेबल कैसे बनानी है। बस ये ध्यान रखना है टेबल में ये वाला कॉलम रिसीव का होता है, ये वाला कॉलम ड्यू का होता है। ठीक है, तो हमें सब पता है। फर्स्ट एंट्री क्या हो गई, देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, फर्स्ट एंट्री। सेकंड एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। थर्ड जर्नल एंट्री इस कॉलम की होगी डिबेंचर अलॉटमेंट डेबिट टू डिबेंचर्स। फोर्थ एंट्री ये वाली होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट। फिफ्थ एंट्री फर्स्ट कॉल डेबिट टू डिबेंचर्स। सिक्स्थ एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल। सेवेंथ एंट्री सेकंड कॉल डेबिट टू डिबेंचर्स। एट्थ एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू सेकंड कॉल। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये डिबेंचर्स हम इशू इस तरीके से करते हैं। यहां आपको दिख रहा होगा एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल, यहां पे कोई भी ना प्रीमियम है ना ही कोई डिस्काउंट है। तो ये केस कौन सा था, ये केस एट पार का केस है। ठीक है, एट पार। आई बात समझ में, ये एट पार का केस है। होप आप लोगों को समझ आई होगी वीडियो। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।